दोपहर का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। वादी कश्मीर में मौसम की तब्दीली, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कौमी शाहराहों पर दिक्कतें। LAC पर PLA की नापाक साजिश का इंकशाफ। चीन पेंगोंग पर अहम पुल की तकमील के करीब। PLA की सरगर्मी पर PM मोदी की खामोशी। राहुल गांधी ने उठाए सवाल। हिंदुस्तानी बहरिया की जंगी जहाज INS रणवीर पर जोरदार धमाका, 3 शहीद मुतअद्दिद जख्मी। कोरोना से यतीम हुए बच्चों को मुआवजा न देने पर सुप्रीम कोर्ट की आंध्रा और बिहार सरकार को फटकार। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट कर दी जारी। 30 नामों में अजय मिश्रा नदारद। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन का बीजेपी पर इल्जाम, हेट स्पीच को करती है सपोर्ट। दुनिया में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट सर्विस की मनसूखी में 28 फरवरी तक की तोसी। गोवा में आम आदमी पार्टी ने अपने CM उम्मीदवार का किया ऐलान। अमित कुमार पालेकर को बनाया गया पार्टी का CM चेहरा। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। अखिलेश यादव ने दी मुबारकबाद, खुद लड़ सकते हैं आजमगढ़ से इंतखाब। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में मंगल और बुध के दरमियानी रात से मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। महकमे मौसमियात के सरबराह सोनम लोटस ने बताया कि बुध के रोज वादी कश्मीर के बाज़ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ताज़ा मगरिबी हवाएं दाखिल हो सकती हैं, जिससे 22 और 23 जनवरी तक मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वादी में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्को हैं और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -2.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जहां गुज़श्ता शब का कम से कम दर्जा हरारत -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवां मौसम की सर्दतरीन रात दर्ज हुई थी, जबकि कम से कम दर्जा हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब का कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। गुलमर्ग में सुबह 8 बजे तक 1.2 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी और इस वक्त भी बर्फबारी हो ही रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको गुलमर्ग। हमारे नुमाइंदे इशफाक डार इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है? बर्फबारी हो रही है, अब तक किस हद तक बर्फबारी हुई है, उससे अवामी मुश्किलात और सयाहों के लुत्फ का मौसम? जी बिल्कुल रहमत जी, अगर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के हवाले से बात करें, महकमा मौसमियात ने पेशनगोई पहले की थी कि यहाँ पर वादी के मैदानी इलाकों की अगर बात करें, यहाँ पर जो हल्की बर्फबारी और बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी होगी और कहीं ना कहीं वो महकमा मौसमियात की पेशनगोई एक बार फिर सच साबित हुई और आज मैदानी इलाकों में की अगर बात करें, यहाँ पर जो है 1 इंची बर्फबारी, जबकि सियाहती मकाम गुलमर्ग में 4 से 5 इंची बर्फबारी जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई और अभी जो है बर्फबारी का न थमने वाला सिलसिला अभी भी जारी है। और अगर हम सयाहों की बात करें, यहाँ पर काफी तादाद में जो बाहर से सयाह आ रहे हैं, वो जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन करते हुए वो, क्योंकि अगर कुंजर की बात करें, यहाँ पर कुंजर में ही जो भी सयाह बाहर से आ रहे हैं उन्हें कुंजर में कोविड टेस्ट किया जा रहा है। अगर उनका टेस्ट जो नेगेटिव आता है तो उसके बाद उन्हें सियाहती मकाम गुलमर्ग में आने की इजाजत दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मैदानी इलाकों में की बात करें, यहाँ पर लोगों को इस बर्फबारी से काफी परेशानियों का सामना इस वजह से करना पड़ता है कि उन्हें जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि बिजली और पानी की अदम दस्तियाबी, क्योंकि चिले कलान के में काफी जो यहाँ पर नल और जो नदी है वो जम जाते हैं और उस तरह लोगों को बिजली की जो अदम दस्तियाबी और पानी की न होने की वजह से उन्हें काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। रहमत जी, ऐसे में जो सयाहों की आमद का सिलसिला है, क्या यह मुसलसल बर्फबारी की वजह से, कौमी शाहराहों पर पाबंदियों की वजह से, बंदिशों की वजह से, क्या सयाहों की आमद का सिलसिला मुनक़ता नहीं हो रहा है? क्या तादाद कम हो रही है? किस तरह का असर पड़ रहा है सयाहों की आमद पर?
बात करें जैसे कोरोना की लहर यहाँ पर तीसरी लहर यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर घाटी में कोरोना की तीसरी लहर को चलते यहाँ पर जो है काफी मुश्किलों का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है जो सैयाह बाहर से आ रहे हैं उन्हें जो है तकनीकी खराबी की वजह से इशफाक से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इशफाक, आवाज़ मेरी मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल रहमत जी, जिस तरीके से महकमा ये जो यहाँ पर गाइडलाइन जारी की जाती है और यहाँ पर सैयाह आ रहे हैं उन्हें जो है काफी दिक्कतों का सामना इस वजह से करना पड़ता है कि क्योंकि यहाँ पर टंगमर्ग से लेकर अगर हम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर हाईवे पे जो बर्फबारी होती है उस वजह से उन्हें जो है सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब फ्लाइट की बात करें तो जो गुलमर्ग से सैयाह यहाँ पर के लिए निकलते हैं उन्हें जाम ट्रैफिक जाम अगर महकमा मौसमियात की बात करें, उन्होंने जो पेशन गोई की थी वो सच साबित हुई। लेकिन जो हम तादाद हमें पिछले कई दिनों से लग रहा है कि सयाहों की जो तादाद गुलमर्ग की तरफ आ रही थी या सोनमर्ग की तरफ आ रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और काफी हमें लग रहा है कि 20% के करीब जो होटल से हमें बात हुई और बुकिंग जो है मनसूख की गई। कहीं ना कहीं उनको डर है कि यहाँ पर जो कोरोना के केसेज जो बढ़ते हैं। लेकिन महकमा सयाहत ने आज एक पहल की है, दुधपथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में आज जो है एक फेस्टिवल कार्निवल का आगाज किया गया है। वहाँ पर ATV राइडर या स्नो बाइक जो यहाँ पर है उस तरीके का यहाँ पर प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि जो यहाँ पर सैयाह बाहर से जो सैयाह है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बर्फबारी के साथ साथ यहाँ पर जो खूबसूरत जो पहाड़ियां हैं जो बर्फ से लबरेज हैं उनका लुत्फ ले सके। इशफाक, क्या मुमकिन है कि आप अपने पीछे की तस्वीर दिखा पाएं? बड़ी खूबसूरत तस्वीर आ रही है, विजुअल है इस वक्त। हालांकि बर्फबारी की वजह से अवामी मुश्किलात और मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। अगर मुमकिन हो तो वो तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल रहमत जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं ये गुलमर्ग के टंगमर्ग की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो आज सुबह जो बर्फबारी हो रही है और उस बर्फबारी के बाद यहाँ पर काफी तादाद में सैयाह भी पहुंच चुके हैं। और हमने पहले भी जिक्र किया कि सैयाह इनका गुलमर्ग के कुंजर में जो यहाँ पर पहले इनको टेस्ट किया जाता है कोरोना टेस्ट, उसके बाद ही गुलमर्ग जाने के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन आज जो सैयाह यहाँ पर आ रहे हैं उन्होंने काफी तादाद में जो यहाँ पर जो गुलमर्ग पहुंचे थे सैयाह वो काफी बर्फबारी से खुश नजर आ रहे थे कि उन्हें पहली बार इस तरह की बर्फबारी का यहाँ पर लुत्फ ले लिया है। ये तस्वीर जो है ये गुलमर्ग के टंगमर्ग की है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, तफसीलात फराम करने के लिए। ग्राउंड जीरो से इस वक्त की ताज़ा तरीन तस्वीर दिखाने के लिए गुलमर्ग में किस तरह से बर्फबारी हो रही है और सयाहों को किस किस्म के मुश्किलात का सामना है, आम आवाम किस तरह के मसाइल से दो चार है, इन तमाम हवालों से ब्रीफ कर रहे थे, तफसीलात फराम कर रहे थे हमें हमारे नुमाइंदे इशफाक डार गुलमर्ग से। जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस के बढ़ने के साथ ही इंतजामिया एक तरफ जहां बंद किए गए कोविड सेंटरों को फिर से खोल रही है, वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर में कोविड कंट्रोल रूम भी मुसलसल सरगर्म है। आज हमारे नुमाइंदे ने कंट्रोल रूम का जायजा लिया तो अंदाजा हुआ कि वहां एक टीम है जो मुसलसल अवामी शिकायत के इजाले के लिए मुतहरिक है। कोरोना के शिकार होने वालों को फ़ोन के ज़रिए भी मदद की जा रही है और दूसरे तरीक़े भी जो इंतज़ामिया के सामने हैं उन तमाम तरीक़ों से उन तमाम लोगों की मदद की कोशिश की जा रही है जो कोरोना के शिकार हैं या जिनको शक है कि वो कोरोना की जद में आ गए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल रूम है वो कभी बंद नहीं हुआ था, वो कंटिन्यूस चल रहा था। जब से कोविड शुरू हुआ है जो एक्स डिप्टी कमिश्नर से हैं तब से ये कोविड कंट्रोल रूम का जो कॉल सेंटर है वो कंटिन्यू चल रहा था। हावर जो वॉर रूम था वो हमने जैसी सर्च कम हुई थी उसमें केसेस वो हमने बंद कर दिया था। अब डिविजनल कमिश्नर साहब की और डीसी साहब की डायरेक्शन पे हमने फिर से वॉर रूम एक्टिव किया हुआ है। ये दोनों मिला के जो है इनमें इनबाउंड कॉल्स भी और आउटबाउंड भी कॉल्स हैं। कल के दिन में हमने फॉर एग्जाम्पल अपने जो ये डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल रूम है करीबन 3200 के आसपास कॉल्स की है। इसमें क्या मैकेनिज्म रहता है कि आज जब हमारे पास पॉजिटिव लिस्ट आती है जो कल लोग पॉजिटिव आए होते हैं तो आज के दिन में फॉर एग्जांपल कल हमारे 900 लोग पॉजिटिव आए हैं, 900 के अराउंड श्रीनगर में पॉजिटिव है। तो इन लोगों को डॉक्टर्स की एक टीम जो बैठी है वो इनको फर्स्ट डे कॉलिंग करेगी और उसमें हर एक से बात करेगी। इसमें कुछ 1% होता है जो या तो रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं या स्विच ऑफ नंबर रखा होता है, उसमें हम फिर कंटिन्यू उनको 10 दिन तक कॉल्स करते रहते हैं। जो लोग कॉल्स रिसीव करते हैं उनसे हम उनकी हिस्ट्री पूछते हैं कि कहीं पे कहाँ उनको लगा है ताकि हम उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस कर सके। दूसरा कि उनको कोई कोमोबिडिटी तो नहीं है, उनको क्या मेडिसिन खाने की जरूरत है, उनको ज्यादा सिम्टम्स तो नहीं है। और इसमें हम क्या करते हैं कि डॉक्टर्स एक ट्रैक रखते हैं जो ज्यादा उनको लगते हैं कि कोमोबिड पेशेंट्स है, ओल्ड एज है, जिनको शायद मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, तो ये हम डेली एक चार्ट बनाते हैं। इन पेशेंट्स को हम बिल्कुल अलग रखते हैं।
जिन लोगों को ये पहले दिन कॉल करते, इसके बाद इनको फॉलो अप टीम, जिसमें हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट से लोग हैं, वो इनको 10 दिन तक कॉल करते रहते हैं, एग्जैक्टली 10 डेज तक। इनफैक्ट कभी कभी जो है पेशेंट थोड़ा इरिटेट होकर वापस बड़ा रूड भी हो जाता है कि मेरे को हर दिन को क्यों कॉल आ रहा है, बट उसको हम फिर समझाना पड़ता है कि दिस इज फॉर योर बेटरमेंट, वी वांट टू कीप अ ट्रैक कि आपको कहीं पे सिम्टम ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गए, आपके घर में कोई और पॉजिटिव तो नहीं हो रहा है। और इससे हमें ये भी चेक रहता है कि पेशेंट कहीं उधर इधर तो नहीं गया है, कि हम उसको बार बार पूछते हैं आप घर पे ही हो, आप किसी घर वाले से बात कराओ वहां पे। इससे हमें थोड़ा एक ये भी रहता है कि हम इसमें कंटेनमेंट भी कर पाते हैं। तो जो ये सीरियस पेशेंट है, इनको हर 2 दिन के बाद डॉक्टर्स कॉल करते हैं, इनको फोन पे पूछते हैं कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, आपको कोविड किट मिला है कि नहीं, ये सबको होता है। और उसके बाद अगर हमें कोई भी लगता है कि इसको अब मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, तो हम यहीं से कॉल एम्बुलेंस को करते हैं 108 पे, और उसको एड्रेस वगैरह देके, कॉन्टैक्ट नंबर देके उसको हॉस्पिटल तक, और वहां पे उसके लिए अगर बेड की रिजर्व जरूरत है वो भी रिजर्व करवाते हैं, और अगर वहां पे कंसल्टेशन की जरूरत ऑलरेडी उसके लिए एक डॉक्टर। पंजगाम अवंतीपुरा के लोग महकमे R&B और महकमे आबपाशी से सख्त नाला हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में 15 रोज कबल महकमे R&B ने गांव के बीच एक छोटा सा पुल तामीर किया था, लेकिन उस पुल से गाड़ी पार कराना मुश्किल है क्योंकि ये पुल को टेढ़ा बना दिया गया है और इसके एक तरफ से भराई भी नहीं की गई है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। वहीं इलाके से गुजरने वाली आबपाशी नहर भी खस्ता हाली की शिकार हो गई है। लोगों का कहना है कि इस नहर का पानी पहले लोग पीने और जमीन की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन महकमे आबपाशी इस नहर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये नहर भी खत्म हो रही है। मतलब यपर कदल प्रोन त्रो सड़क सह तुल R&B थोद त्रोक नो कदल, मगर अत नस कदस कर अक साइड त्रोहस बराई बे साइड करस बराई कह अम मूजूब कि यह कदल यह गो मतलब गलत गलत गो अम मूजूब अत गो सड़क यह गई मतलब यह कदल होल इन बुन बोहन योर ना इंजीनियर सोब ना सुपरवाइजर सोब ना अमुक ठेकेदार सोब आज कर कोशिश मतलब इन अफसरन से मतलब मिलने कोशिश वन सुबह कल सुबह कल ना हेकान ये कह मतलब यह सड़क गई मेन सड़क गाँव सड़क गई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी यपर सान मतलब बच्ची पढ़ान सन बॉय पढ़ान मतलब ग मतलब दुशवार यपर घर वोल बसान अम गेट अम फुटरो पन गेट अम गेट मज सड़क पे आंगन मज वात तो यपर सोन स्कूल शुर हस्पताल तपरी गसान वात रेलवे स्टेशन गसान वात मगर सान माजन बिन वारिया दिक्कत मतलब मान डॉक्टर नश गसन खतर खपर यपर पे खन मज तुलने तो त्रावने ठीक सर तो यम योर अमिक R&B वाले नफर कह मतलब ब्या मसला मतलब यह कल छन 1990 पे 1990 पे वुन तान सान कल आब पकान कह अम ब्रो आब पकान सान माज बेन तम कर तम अमुक आब चवान अम सत बत रान मतलब वन आब पकान 1990 पे वुन तान आब पकान कह वो नरेगा वाल तम लिवन मतलब तम बूथ कड़ान नबर तम लिवन अनान लिवन ठासन तो 10,000 कड़ान पान पोस कड़ान तो 10,000 तम अड़ पोस खेवन गो मतलब हूँ मुलाजिम 5 और खेवन ठेकेदार 8 रपे 7 दिवन निमन तह मगर आब पकान टक न कहीं। LAC पर चीन की नापाक चाल का एक इंकशाफ हुआ है, जिसमें यह सामने आ रहा है कि पेंगोंग झील पर चीन वो पुल तामीर करने के करीब पहुंच गया है। इधर इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। उन्होंने LAC पर चीन की फौज की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर एक बार फिर PM मोदी को घेरा है। उन्होंने इसके लिए बराह रास्त PM मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चीन हमारे मुल्क में स्ट्रेटेजिक पुल बना रहा है। वज़ीर आज़म की खामोशी से PLA के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब खदशा है कि वज़ीर आज़म कहीं इस पुल का इफ्तिताह न करने पहुंच जाए। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मशरिक़ी लद्दाख की सरहद पर एक बार फिर कशीदगी बढ़ने लगी है। इस कशीदगी में इजाफे के पीछे चीन की नई हरकत है। चीन पैंगोंग त्सो झील के करीब एक पुल बना रहा है। ये पुल 400 मीटर से ज्यादा लंबा है और एक बार मुकम्मल होने से चीन को खित्ते में एक अहम फौजी बरतरी हासिल हो जाएगी। ये पुल 8 मीटर चौड़ा है और पेंगोंग त्सो झील के शुमाली किनारे पर चीनी फौज के अड्डे के बिल्कुल जुनूब में वाक़ है। यहाँ चीनी अस्पताल और फौजियों की रिहाइश गाहें भी हैं।
ये मशरक़ी लद्दाख के करीब पेंगोंग झील के साथ एक ऐसा इलाका है जिस पर भारत और चीन के दरमियान तअत्तुल पैदा है। यौम जमहूरिया की तकरीब को लेकर तैयारियां अपने शबाब पर है। सुबह शाम बीएसएफ, एयरफोर्स, आर्मी और आईटीबीपी की जानिब से मशक का सिलसिला भी जारी है। आज भी आईटीबीपी के जवानों को राजपथ पर हैरत अंगेज मशक करते हुए देखा गया। यौम जमहूरिया पर पेश किए जाने वाले बहादुरों की बहादुरी के लिए अभी से रिहर्सल चल रहा है, जिसकी तस्वीरें मुसलसल देखने को मिल रही हैं। आज सुबह आईटीबीपी के जवान जिस अंदाज में रिहर्सल कर रहे थे, उनकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि इस बीच एक हंगामा भी है और वो हंगामा किस बात को लेकर है वो भी बताएंगे। लेकिन मुल्क की आज़ादी का 75वां साल मुकम्मल होने के तनासुर में इस बार मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत 26 जनवरी को यौम जमहूरिया परेड में दिल्ली और कुछ दीगर गैर भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार वाली रियासतों की झांकियां शामिल नहीं किए जाने पर मुतल्लिका रियासतों ने सख्त एतराज दर्ज कराया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को मुख्तलिफ रियासतों की झांकियों को शामिल न करने पर पैदा शुदा तनाज़े की वजह से गुज़श्ता रोज वजाहत देनी पड़ी। वज़ीर दिफा ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी और तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन को खत लिखकर यकीन दहानी कराई है कि यौम जमहूरिया की झांकी के इंतखाब का अमल शफाफ है। वाज़ेह है कि बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के बाद तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सदर MK स्टालिन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इस मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। इस बार मुतल्लिका रियासतों ने यौम जमहूरिया की परेड में दिल्ली समेत कुछ दीगर गैर भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों की झांकियों की अदम शमूलियत पर भी एतराज़ दर्ज किया है। मरकजी हुकूमत की कमेटी ने उन रियासतों की झांकियों का इंतखाब नहीं किया है। ताहम मरकज ने जवाब दिया कि झांकियों का इंतखाब मरकजी हुकूमत नहीं बल्कि एक माहिर कमेटी करती है। यूपी में सियासी गहमागहमी के बीच अहम लीडरों के इस्तीफा देकर दूसरी जमातों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान बीजेपी ने आज समाजवादी में नकबजनी करते हुए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को अपनी तरफ माइल कर लिया है। अपर्णा यादव ने रियासी सदर स्वतंत्र देव सिंह और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद पार्टी सदर JP नड्डा से मुलाकात की। अपर्णा यादव ने कहा कि वो पहले दिन से ही मरकजी सरकार योगी सरकार की पॉलिसियों से मुतासिर रही हैं। रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूं कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। वहीं दूसरी जानिब अखिलेश यादव ने भी अपनी भाभी के पार्टी बदलने पर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नेताजी ने अपर्णा यादव को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी और अब बीजेपी में जा चुकी है। इसके लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद। वहीं उन्होंने अपने असेंबली इंतखाब में जोर आजमाई की खबरों पर कहा कि अगर चुनाव लड़ना हुआ तो पहले आजमगढ़ की आवाम से इजाज़त लूंगा, उसके बाद उम्मीदवार बनूंगा। उन्होंने यूपी इंतखाब के लिए एक और वादा किया है, और वो वादा है समाजवादी पेंशन से मुताल्लिक। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है।
सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने गोवा में अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नाम ऐलान किया गया है उसके मुताबिक अमित पालेकर जो वकील हैं पेशे से, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर आम आदमी पार्टी ने गोवा में अपने सीएम का उम्मीदवार नामजद किया है और अमित पालेकर की क़यादत में ही गोवा में आम आदमी पार्टी असेंबली इंतखाब लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा पहुंचकर बाज़ाब्ता तौर पर इस नाम का ऐलान किया है। आज का दिन गोवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, नई राजनीति के लिए। जैसा अभी अतिशी जी ने बोला, गोवा वांट्स चेंज। गोवा के लोग तंग आ गए हैं मौजूदा पार्टियों से, मौजूदा नेताओं से। ऑप्शंस ही नहीं है उनके पास। वही नेता हैं, कुछ नेता हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है सारे पॉलिटिक्स के अंदर। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। सत्ता में आते हैं तो पैसा कमाते हैं खूब, और फिर उस पैसे से सत्ता में दोबारा आते हैं। इसे बदलना है। गोवा बदलाव चाह रहा है। अभी तक गोवा के पास ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अब गोवा के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक नई पार्टी दिल्ली के अंदर आई। उन्होंने दिल्ली में शानदार काम किए। मुझे बड़ी खुशी होती है गोवा के, मैं इस दौरान कोने कोने में गया हूं। कहीं कोने में चले जाइए, किसी भी गरीब से गरीब आदमी से गोवा के कोने में बात कर लीजिए, वो भी कहेगा हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूल और हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए, बिजली फ्री कर दी। ये तीन चीजें तो, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, ये तीन चीजें तो मुझे लगता है गोवा के कोने कोने में हर आदमी तक पहुंच चुकी है कि इन्होंने अच्छा काम किया एंड गोवा वांट्स चेंज। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे हैं जो कि नए चेहरे हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े। आम गोवा के लोग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं गोवा में कांग्रेस पार्टी किसी से इत्तेहाद करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एनसीपी की तरफ से कोशिश की गई, शिवसेना की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन इन्हें मायूसी हाथ लगी है। एनसीपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो गोवा में अकेले सरकार बना लेगी, इसलिए वो एनसीपी के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहती। Politically, NCP Goa has always called Congress as the elder brother. आज क्या रीजन है जो अलायंस नहीं हो पा रहा है कांग्रेस और एनसीपी के बीच में? Well, Congress party believes that they can win Goa on their own after losing 15 of their sitting MLAs,
and every day the situation is so fluid, and if everybody thinks that they are capable of fighting on their own, well, it is up to them. We are responsible party. We had an alliance in Maharashtra of the MBA. इसी के साथ दोपहर का उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।